तो देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या सीखना है हमको, दो रेखाओं के मध्य कोण निकालना है हमको। दो वेक्टर के मध्य कोण निकाला था आपने, ध्यान है आपको क्या हुआ करता था, क्या एक बिंदु एक नहीं, पीछे वाले वेक्टर में दो वेक्टर के बीच कोण कैसे निकाला था। दो वेक्टर दे रखे हैं, ए और बी वेक्टर हैं, सपोज ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में कोण। ए वेक्टर भी कैसे दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है a1i b1j और c1k, और एक वेक्टर बी दे रखा है, वो क्या दे रखा है a2i b2j और c2k। इन दोनों के बीच में कोण क्या होता था, a डॉट बी, एक्चुअली होता क्या था, ये a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो इन दोनों के बीच कोण मतलब cos थीटा क्या होता था, इसको नीचे ले आते थे हम, a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। सही बात है। अब a डॉट बी क्या आता था, a1 a2, a डॉट बी क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय इसका a का मैग्नीट्यूड कितना, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड a2 का, अरे a1 b1 c1, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। सही बात है, ये बिल्कुल कोई समस्या नहीं है इसमें, ऐसे ही कैलकुलेट किया था हमने पहले, दो वेक्टरों के बीच में कोण। ठीक है ना सोनम। तो अब यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है हमको। अब पहले तो आप ये समझो, यहाँ पर क्या समझोगे, अब ये दो रेखाओं के समीकरण है कि नहीं, बोलो कल समझे, यही तो सीखा था हमने। ये दो रेखाओं के समीकरण हैं जिसमें कि यहाँ पर मैंने a1 लिया है, यहाँ पर मैंने b1 लिया, यहाँ a2 लिया है, यहाँ b2 लिया है। क्या r1 r2 लूँ क्या यहाँ पर, हाँ नहीं, r1 r2 नहीं लूँगा। r एक्चुअली क्या होता है, r होता है x xi yj और z के। तो x y z तो दोनों, जैसे दो इक्वेशन अगर मैं लिख रहा हूँ, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ऐसे ही तो लिखते थे समीकरण, आपको ध्यान होगा कक्षा 8-10 में। तो दूसरी इक्वेशन कैसे लिखते थे, a2x b2y c2 बराबर 0। ध्यान है आपको, ये यहाँ पर जो कोफिशिएंट यूज़ करते थे a1 b1 c1, यहाँ a2 b2 c2, क्या x y भी अलग यूज़ कर रहे थे, x तो यहाँ पर भी वही, वहाँ यहाँ पर भी यही, y तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी यही, ऐसे r ऊपर भी और नीचे भी r ही रहेगा। r क्या है, वेरिएबल वेक्टर है, जो कि एक्चुअली क्या है, xi yj और z के। अगर r को अगर पॉइंट के रूप में देखें तो एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, क्या कोऑर्डिनेट है, x y z। ठीक है, ध्यान है आपको कल की बात। तो r नहीं लिखेंगे, r तो r है, हर एक जगह r ही रहेगा, और लेकिन ये अलग अलग लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये किसी, ये वाली, चलो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है। हो सकता है जो a1 बिंदु इस बिंदु से जाने वाली और इस रेखा के समांतर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट नहीं बना रहा, एक रेखा ये हमारी, एक रेखा ये है। ये रेखा कैसे आई होगी, अगर इस वाले फॉर्मेट की बात करें तो कोई एक बिंदु दे रखा हो इससे जाने वाली, और ये a1 हो गया, a1 तो नहीं होगा, मतलब a1 पॉइंट ऐसे ले लूँगा और जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर बनेगा वो a1 वेक्टर बनेगा। समझ रहे हो आप, कल मैंने समझाया था बहुत ज़्यादा। एक पॉइंट a1 से जा रही है ये वाली रेखा पहली वाली, और एक वेक्टर b1 के कैसी है, समांतर, तभी तो ये रेखा बनी। एक दूसरी रेखा की बात करते हैं, ये वाली, ये बिंदु a2 से जा रही है, वो किसके समांतर है, ये b2 के समांतर है, b2 ये रहा। समझ पा रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं, बोलो। इन दोनों के बीच का कोण चाहिए। अब इन दोनों के देखो एक्चुअली होता क्या है, ये जो रेखा है ये पॉइंट a1 से जा रही है, ठीक है, लेकिन इसकी दिशा कौन बता रहा है, इस रेखा की दिशा कौन बता रहा है, b1 दिशा बता रहा है कि नहीं, पूरी की पूरी। देखो b1 के समांतर है ये और a से जा रही है, तो जो इस रेखा की दिशा है वही तो b1 की दिशा है, या फिर उल्टा को बोलो, जो b1 की दिशा है वही तो इस रेखा की दिशा होगी। मतलब b1 क्या बताता है, b क्या बताता है, रेखा की दिशा को बताता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, बहुत अच्छे। अरे दोनों जगह, यहाँ पर भी आप यहाँ x1 y1 या x2 y2 थोड़े ना लेते हो,
स्थिति सदिश। आर क्या होता है? ये होता है एक्स आई वाई जे जेड के। एक्स वाई जेड थोड़े ना बदल लोगे, एक्स वाई जेड तो सब जगह एक्स वाई जेड ही रहेगा। एक्स वाई जेड तो हर जगह एक्स वाई जेड ही होगा। निकालते हैं, वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। हाँ लेकिन अलग तो आएगा, इस रेखा के लिए तो अलग आएगा, लेकिन वो पॉइंट कहीं पर भी घूम सकता है पूरे इसमें 3D में जो वेरिएबल पॉइंट है। जैसे x, y होता है, जैसे 2D में अगर हम देखें तो कोई भी बिंदु वैसे 2,3 है, लेकिन इसमें जो मानते हैं x, y जो मान लेते हैं, एक पॉइंट x, y है, ये x, y तो कुछ भी हो सकता है, जो वैल्यू रखोगे x, y की वही बिंदु आएगा। ऐसे यहाँ पर ये वाला वेरिएबल पॉइंट है, समझ रहे हो आप? तो मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था, अच्छा इतनी देर से अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, आगे का आप समझ ही नहीं रहे होगे। तो ये पहली जो रेखा है इसकी दिशा कौन सी है? B1 की दिशा, और दूसरी रेखा की दिशा कौन सी है? B2 की दिशा। सही बात है। मैं ये कह सकता हूँ जो कोण B1 और B2 के बीच में होगा वही इन दोनों रेखाओं के बीच में होगा। बढ़ा के देख लो आप चाहो तो, मेरी बात पर विश्वास ना हो तो ये जो कोण दोनों एक ही चीज़ है ये, ठीक है। मतलब रेखा ही समांतर है, ये इसके समांतर, ये वाली इसके समांतर, जो इन दोनों के बीच में कोण बनेगा वही इन दोनों के बीच में कोण बनेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो, ठीक है। और B1 मैंने इतने दूर ले लिए, ना भी लूँ तो मैं कह दूँ कि ये जो दिशा है यही B1 की दिशा है, और ये जो दिशा है वही B2 की दिशा है। दूसरे वाले डेरिवेशन में तो ऐसे ही हुआ था, ठीक है। तो इन दोनों के जो B1 B2 के बीच में जो कोण होगा वही कोण किसके बीच में होगा? दोनों रेखाओं के बीच में होगा। तो इतनी बात आपको समझ आ गई, तो बस ये वाला डेरिवेशन खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम लेट क्या करेंगे? A1 जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या लेट करेंगे? A1 क्या होगा यहाँ पर? A1 वेक्टर अगर पूछूं तो मैं आपसे, वैसे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, बताओ क्या होगा? x1i y1j z1k, इसको लेकिन लिख नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ V1 वेक्टर क्या होगा ये बताओ। ABC ले रहे थे, B को क्या ले रहे थे पहले? A I B J और C के, ध्यान है आपको? तो यहाँ पर क्या लेंगे? A1i B1j और C1k। यहाँ पर B2 को क्या लेंगे हम? A2i B2j और C2k। नहीं वो कुछ नहीं करना, ये B1 और B2 वेक्टर हैं, इन दोनों के बीच का मुझे कोण चाहिए। इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा? ये ऐसे ही निकलेगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाय, अब तो लगभग वहीं पहुंच गए ना A और B पर। A और B भी हमने यही लेट किए थे जो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर B1 B2 नाम दे दिए, वहाँ A और B नाम थे, वेक्टर तो यही थे। तो बस नीचे क्या आएगा? A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, और दूसरे में A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। सही बात है ये, ठीक है। इक्वल्स टू क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या मतलब? दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकल आएगा, बहुत आसान है। अब देखो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि ये रेखा के दो रेखाओं के बीच का कोण होता है, लेकिन क्या आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन नहीं होते कि भाई B1 B2 ही क्यों ले लिया, ये क्यों कर लिया, वो A1 A2 क्यों नहीं लिया, उनसे क्या दुश्मनी थी? तो बहुत सारी चीज़ दिमाग में आती, और कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन करते तो सही, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कर क्या रहे हैं, फॉर्मूले रट के बस वैल्यू पुट करना हो जाता। अब जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पता है कि सारी चीज़ें क्या चल रही हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। क्वेश्चन तो कर ही लोगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पहले। अच्छा फॉर्मूला तो मैंने मिटा दिया, बट समझ जाओगे आप। अभी ऊपर क्या था? A1 लिख दे रहा हूँ दोबारा से। कॉस थीटा इक्वल टू क्या आया था? A1 A2 B1 B2 और C1 C2। नीचे जो भी आया था वो मैं नहीं लिख रहा, आपको पता है। अगर मैं ये कहूँ दोनों रेखाएं कैसी होंगी? लंबवत। अगर L1 लंबवत है किसके? L2 के। रेखा 1 लंबवत है रेखा 2 के, मतलब L1 मतलब लाइन 1 लाइन 2। तो क्या होगा? तो ये 90 होगा, यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0 होगी, ये नीचे वाला भी 0 में चला जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा नहीं, बस ये चीज़ रह जाएगी, ये चीज़ रह जाएगी। दो रेखाएं लंबवत कब होंगी? इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अगर क्या है? 0 है तो हम कह सकते हैं रेखाएं कैसी हैं?
लंबवत हैं। अगर रेखा L1 समांतर है रेखा L2 के, तो इसको अभी वैसे साइन थीटा की वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं हम, लेकिन उतना नहीं करेंगे हम। सीधे सीधे कैसे समझ जाएंगे, ये दो रेखाएं अगर समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो उसकी मैंने कंडीशन बताई थी, उसके डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक अनुपात क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, समान अनुपात में होंगे। समान अनुपात में मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं दे दे रहा हूँ, अगर एक रेखा है, रेखा क्या लूँ, उसके रेखा के केवल मुझे क्या दे रखे हैं, दिक अनुपात दे रखे हैं, जैसे कि 2, 3 और 4, और दूसरे के दे रखे हैं 6, 9 और 12। तो ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, ये रेखाएं समांतर होंगी। ये तो समान अनुपात में हैं, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, मतलब 2/6, 3/9 और 4/12 कैसे हैं, बराबर हैं, सब 1/3 आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये समान अनुपात का मतलब ये बटे ये बराबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है A1/A2, इसका मतलब है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। अच्छा, इतनी बात तो आप समझ गए, लेकिन एक बात मुझे समझाओ अभी, अगर मैंने कोई आपको रेखा दे दी, तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, दिक अनुपात प्रोपोर्शन में होने चाहिए। कोई रेखा दे दूंगा मैं, आप उसके दिक अनुपात देख के बताओ कहाँ है वो, प्रोपोर्शन में है कि नहीं, क्या है क्या नहीं है। एक मैंने रेखा दे दी आपको x प्लस, इधर ही लिख रहा हूँ, ये पहली रेखा है, दूसरी रेखा लिख रहा हूँ, क्या ये दोनों रेखा हैं, समांतर हैं? तो देखो यहाँ पर अगर मैं ये पूछूं, ये जो पहली वाली रेखा है इसके दिक अनुपात क्या हैं, इसके दिक अनुपात है 4, 6, 9। अरे यही तो बताते हैं बी वेक्टर जो होता है, अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, मैं बताना भूल गया। हाँ बोलो। अगर मैं इसको, ये वाला वेक्टर है R वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, तो ये B1 वेक्टर जो होता है वही तो देता है ये 4, 6, 9, और ये जो B1 वेक्टर होता है यही दिशा बताता है। जो B1 वेक्टर है यही तो इसकी दिशा बताएगा इस रेखा की, और ये जो B1 वेक्टर है ये इसके जो घटक होंगे वो 4, 6, 8, 9 वो नीचे ही तो आते हैं, B1 वाले नीचे होते हैं, ए के जो आते हैं X1, Y1, Z1 वो ये होते हैं। ठीक है, तो B1 क्या बताएगा, इसके दिक अनुपात बताएगा, जो कि 4, 6 और 9 है इस वाले में। इस वाले रेखा के दिक अनुपात कितने, 8, 10 और 18। ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, लेकिन ये 1/2 नहीं आएगा। तो ये दोनों रेखाएं कैसी नहीं है, समांतर नहीं है। बात समझ पाए आप थोड़ी थोड़ी? चलो ठीक है, आप मुझे बताओ, मिटा देता हूँ इसको, ये वाली चीज़ लिख ली होगी आपने, नहीं लिखी तो उसको लिख लो, पहले फिर समझाता हूँ। देखो अभी मैंने क्या बताया आपको, जैसे अगर R वेक्टर बराबर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B है, A1 या लैम्डा B, चलो A1 B1 कर लो और इसी को रहने दो फिलहाल। तो मैंने ये बताया कि B1 क्या बता रहा है, जो B वेक्टर है वो इसकी दिशा बता रहा है। ठीक है, उसी को हम जब उसमें लिखेंगे कार्टेशियन में, तो कैसा लिखा जाता है, ये x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B, z माइनस z1 अपॉन C। तो A B C हैं, ये दिशा बता रहे हैं, क्योंकि यही तो y के घटक हैं B के। ठीक है, तो समझे आप, ए बी सी यहाँ पर क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन को बताएगा। जैसे अब मैं यहाँ पर ये अगर, अच्छा यहाँ पर ये B1 लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये A1 B1 C1। ठीक है, और दूसरी वाली लाइन अगर लिखूँ A2 प्लस लैम्डा टाइम्स B2,
तो ये क्या बनेगा, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। अगर इन दोनों के बीच का कोण निकालना है तो किसको, यहाँ पर इन दोनों के बीच का कोण निकालना है तो b1 b2 को यूज़ करेंगे इसके घटक को। अगर इस तरीके से दे रखा है इन दोनों के बीच का कोण निकालना है a1 b1 c1 और a2 b2 c2, इनको यूज़ करेंगे क्योंकि यही तो b के घटक हैं। समझ पा रहे हो अब मैं क्या कह रहा हूँ अच्छे से? एक क्वेश्चन दे दूँ कि कंसेप्ट बता दूँ पहले, आगे क्वेश्चन दूँ इस पर पहले कंसेप्ट सीख लो सारे, फिर क्वेश्चन एक साथ देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कंसेप्ट आपका? तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, दो रेखाओं के बीच की दूरी पता करनी है हमको। अब तक जो आपने पढ़ा था, जैसे दो रेखाएं हैं, या तो वो इंटरसेक्ट करती हैं, तब तो इनकी बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 0, क्योंकि यहाँ पर दूरी नहीं है कोई बीच में, ठीक है। और दो रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, न्यूनतम क्या होगी, फिर तो सब बराबर होगी हर एक जगह। उसका फॉर्मूला आपको ध्यान पता नहीं है या नहीं, वो अभी हम देखेंगे। दो रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला किसमें, 2D में क्या हुआ करता था। अब यहाँ पर क्या बोला है इसने, कम कम दिख रहा होगा, लेकिन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच की क्या, न्यूनतम मिनिमम दूरी। अब ये क्या न्यूनतम दूरी का क्या कंसेप्ट आ गया भाई, या तो रेखाएं काटती हैं या समांतर होती हैं। काटेंगी तो 0 हो जाएगी और अगर समांतर होंगी तो दूरी समान होगी। तो न्यूनतम दूरी का कंसेप्ट आ गया ये। क्या लग रहा है आपको, क्या समांतर ना हो तो कट करके कट करेंगे एक दूसरे को, फिर तो 0 हो जाएगी। लेकिन ये जो अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये 2D में ही तो होता है, 3D में ऐसा नहीं है। 3D में ऐसा हो सकता है कि रेखाएं समांतर ना हो, समांतर ना होते हुए भी कट ना करें। कैसे, जैसे दो रेखाएं ये समांतर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो, अब ये यूँ कर दूंगा तो कट कर जाएंगे, लेकिन 3D में तो यूँ करके भी हो सकती हैं, ठीक है। अब ये दो रेखाएं हैं, मेरे दोनों हाथ दो रेखाएं हैं, और ना तो ये समांतर हैं और ना ही ये कट कर रहे हैं, और इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, लंबवत। जो मेरी राखी है और मेरी घड़ी है वो न्यूनतम दूरी है दोनों के बीच की, हाँ नहीं। अब अगर ऐसे होती तो जो मेरी राखी है और जो मेरी घड़ी है उनके बीच जो दूरी है वो न्यूनतम मानी जाएगी। और जो न्यूनतम दूरी होगी ना, जो लाइन बनेगी, कोई एक निकल के आओ, सुनो आप निकल के आओ जल्दी से। हिला तो मत देना इसको, हिला तो नहीं है, ठीक है। अब इसको पकड़ो, ये मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों को स्क्यू लाइन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो देखेंगे हम। तो ये दो लाइन है, ठीक है, ना तो कट कर रही हैं और ना ही समांतर हैं। अब बीच में ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पर ये न्यूनतम दूरी बनाएं। अब ये जो मार्कर है ये न्यूनतम दूरी है, क्या ये मार्कर दोनों रेखाओं पर लंब है, हाँ ये दोनों रेखाओं पर लंब होगा, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी होगी वो दोनों रेखाओं पे कैसी होगी, लंब होगी, ठीक है। तो देखो ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, विषम तल है। तो जब दो रेखाएं ऐसी हों जो एक ही तल में ना हो, ये दोनों एक ही तल में थोड़े ना, अलग अलग तल है दोनों का, तो इनको क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइन, ठीक है। ये स्क्यू लाइन्स हैं, तो स्क्यू लाइन के बीच की न्यूनतम दूरी हम पता कर रहे हैं। तो कैसे पता करेंगे, मैं दो रेखाएं बना दे रहा हूँ। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आगे जाके काटेंगे तो ये नहीं काटेंगे, क्यों, ऐसे समझ लो कि ये वाली यूँ जा रही है और ये वाली यूँ जा रही है, ऐसे दिखाई ऐसे है बट है यूँ, ये काटेंगे नहीं आगे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एक ऐसी रेखा चाहिए, कैसी रेखा चाहिए जो दोनों पे लंब हो। रेखा नहीं चाहिए, ऐसी डायरेक्शन चाहिए मुझे, ऐसी दिशा चाहिए जो दोनों पर क्या हो, लंब। तो अभी मैंने बताया था जब वो न्यूनतम दूरी अगर निकालोगे ना आप, तो वो जो रेखा बनेगी वो दोनों पर लंब होगी। बताया था नहीं बताया था अभी। तो मुझे ऐसी एक डायरेक्शन चाहिए जो कि दोनों पर लंब आए, समझ रहे हो आप। तो मुझे बता सकते हो कैसा, ऐसे कैसे हम निकाल सकते हैं जो दोनों पे लंब आए, इस पे भी लंब हो और इस पे भी लंब हो, सदिश गुणन करके, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों रेखाओं का क्या कर दूं मैं, सदिश गुणन। लेकिन रेखाओं का सदिश गुणन थोड़े ना होता है, किसका सदिश गुणन करूंगा, ये रेखा ये है कि ये है,
B1 V2 कर दूंगा, क्योंकि V1 V2 तो ये B1 इसकी दिशा बता रही है, B2 इसकी दिशा बता रही है, तो इन दोनों दिशाओं का मैं सदिश गुणन कर दूंगा, वेक्टर प्रोडक्ट कर दूंगा, तो वो जो दिशा आएगी वो दोनों के लंबवत होगी। वो दिशा एक्चुअली यही वाली आ जाएगी जो न्यूनतम दूरी वाली दिशा है। ठीक है, दिशा आएगी, केवल दूरी नहीं आएगी, केवल दिशा। समझ पा रहे हो आप? मतलब जैसे अभी मैंने ये हाथ यूँ करे थे, ठीक है, तो एक मार्कर लगाया था बीच में, अपने आप ही लगा दे रहा हूँ मैं, अपने आप नहीं लग पाएगा, लगा दिया। ठीक है, तो अब मैं जब ये एक दोनों रेखाएं हो गई है, तो B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा मैं, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणन, तो जो दिशा निकल के आएगी B1 क्रॉस B2 की जो दिशा होगी वो मार्कर की दिशा होगी। समझ, दिशा केवल, ना कि दूरी। दूरी देखेंगे कैसे निकलेगा। तो समझ आ गई बात आपको इतनी? तो ये तो हम कर लेंगे B1 क्रॉस B2। और क्या करना है फिर हमको? उसके बाद हमको क्या करना है, आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था कि अगर ये कोई एक रेखा है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, एक दूसरी रेखा है ये, मुझे पहली सदिश में बताया था, एक ये सदिश है और एक दूसरा सदिश है। मुझे इस सदिश का इस सदिश पर क्या चाहिए, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप। इस सदिश का सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप चाहिए। क्या तरीका बताया था मैंने निकालने का? क्या लंब डालते हैं, वो सब ठीक है, फॉर्मूला बताओ क्या बताया था मैंने, कैसे निकलेगा? किसका? बी का यूनिट वेक्टर लेंगे, क्योंकि इसकी दिशा चाहिए हमको और लंबाई इससे मतलब है। तो क्या बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसकी दिशा चाहिए उसका बी कैप ले लो। इसके केवल मात्रक सदिश से काम चल जाएगा, कोई दिशा ही तो चाहिए इसकी, केवल इसकी दिशा में इसका प्रक्षेप चाहिए, और ये वेक्टर तो पूरा चाहिए होगा, तो ए वेक्टर पूरा, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट क्यों कर देंगे, ये समझाया होगा मैंने पहले कि डॉट प्रोडक्ट से क्यों निकल के आ रहा है ये। तो कुल मिला के हमें सिर्फ इतना मतलब है, ए का बी पर प्रक्षेप का फॉर्मूला ये होता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप। क्लियर है ये बात आपको? कोई समस्या नहीं है? अपॉन में आता है, अगर मैं इसको बी वेक्टर ले लूँगा तो इसका नीचे मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बी कैप था ना मात्रक सदिश, मात्रक सदिश क्या होता है, वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड, परिमाप, परिमाण। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, इतना ही समझो, इसको ऐसे याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है। बी कैप, ए डॉट बी कैप, समझ गए आप सोनम? तो अब कैसे निकलेगा भाई? अच्छा, ये A1 A2 भी तो होंगे नहीं लाइन पे। मान लो A1 यहाँ पर है, ये A1 बिंदु है जिसका कि पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश ये स्मॉल a1 है। एक पॉइंट यहाँ पर A2 है जिसका कि स्थिति सदिश क्या है, A2 है। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, A1 A2 को, तो जो A1 A2 रेखा होगी उसका क्या आएगा, A1 A2, वो सदिश क्या होगा, बोलो? ये बिंदु A1 है, इसके पोजीशन वेक्टर क्या है, A1 वेक्टर। ये बिंदु A2 है दूसरी वाली रेखा पे, इसके पोजीशन वेक्टर क्या है, A2 वेक्टर। तो मैं A1 A2 वेक्टर पूछ रहा हूँ आपसे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 के स्थिति सदिश माइनस A1 के स्थिति सदिश। सही बात है? ऐसे तो बताया था, अगर दो बिंदु दे रखे हैं और हमें क्या वेक्टर निकालना हो तो बाद वाले में से आगे वाले के स्थिति सदिश माइनस कर दो, तो A2 में से A1 के स्थिति सदिश माइनस कर दिए, A2 माइनस A1 आ गया। समझ गए यहाँ तक? अब अगर हमें दूरी चाहिए, कौन सी, ये वाली दूरी चाहिए। अभी तक तो हमने क्या निकाला था, यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत, समझा रहा हूँ मैं, केवल लिख नहीं रहा हूँ। क्या लिख दोगे यहाँ पर, माना दो रेखा हैं जिनके समीकरण r बराबर A1 प्लस लेमडा टाइम्स B1 और दूसरे के r वेक्टर बराबर A2 प्लस लेमडा टाइम्स B2 वेक्टर हैं। दो रेखाएं हैं, उनके समीकरण क्या हैं, ये हैं। ठीक है, इतना लिखोगे आप। तब A1 A2 का सदिश, इतना तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखोगे आप, फिर आप लिख दो, पहले चाहो तो आप ऐसे लिख दो, दोनों रेखा L1 तथा L2 के लंबवत सदिश क्या होगा, B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 क्या होगा, L1 और L2 दोनों के लंबवत सदिश होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? तब हम क्या लिखेंगे, A1 A2 का
इस पर पॉइंट को नाम दे दूँ, इस पॉइंट को क्या नाम देते थे हम, इस पॉइंट को तो कोई नाम देनी है, P1 P2 ले लो, P1 P2, या फिर छोड़ो इसको, इसकी दिशा कौन सी है, B1 क्रॉस B2, तो A1 A2 का B1 क्रॉस B2 की दिशा में प्रक्षेप बताएगा कोई, क्या होगा, क्या इसकी दिशा में A1 A2 का वेक्टर कौन, A1 A2 का वेक्टर तो ये है A2 माइनस A1, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, B1 B2, इसकी किसकी दिशा में, B1 B2 की दिशा में, तो इसका क्या आएगा B1 B2 का मात्रक सदिश। मात्रक सदिश के लिए नीचे मैं क्या कर दे रहा हूँ, B1 B2 का मैग्नीट्यूड, परिमाण, ठीक है, ऊपर वेक्टर ले लिया, नीचे परिमाण, तब तो यूनिट वेक्टर ही तो है ये एक्चुअली B1 क्रॉस B2 का, तो यही फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या बताया हमने, ये अगर P1 है, ये P2 है, तो ये P1 P2 आ गया हमारे पास, P1 P2, समझ पाए आप ये डेरिवेशन को। अच्छा अभी मैंने ये तो बताया नहीं, देखो यहाँ पर क्या है, A1 A2 हमने निकाल लिया वेक्टर, ये दिशा ये है, A1 A2 का इस पर प्रक्षेप निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, यही दूरी तो निकल के आएगी, बस इस वाले का ये लंबवत है। अब यहाँ पर आपको लंबवत नहीं लग रहा होगा ये, मैं कैसे समझाऊँ आपको, देखो ये 90 डिग्री तो है, मैंने क्या बताया था, प्रक्षेप कैसे डलता है, प्रक्षेप जैसे ये वाला को मैं थोड़ा नीचे सरका दूँ, यहाँ ले आऊँ, ये वाले को नीचे सरका के यहाँ ले आया, फिर मैं क्या कर दूँ, इस पर लंब डाल दूँ, तो इतना ही तो प्रक्षेप होगा, ये वाला A का B पे प्रक्षेप होगा कितना, यही तो होगा, A का B पे यही तो प्रक्षेप है। अब ऐसी A1 A2 है, यहाँ से मान लो शुरू किया, तो यहाँ से मैं लंब डाल दूँ इन दोनों पे, तो ये लंबी ही तो हैं, ये दोनों लंबी ही तो हैं, तो इसका प्रक्षेप इस पे यही निकल के आएगा, A1 A2 का प्रक्षेप ये P1 P2 ही निकल के आएगा इस वाली दिशा में, B1 क्रॉस B2 की। थोड़ा समझ आया आपको, तो ये डेरिवेशन आ गया, आप इसको नोट कर लो, ऊपर लिख लेना कि माना पहली रेखा दूसरी रेखा ये वो फलाना फलाना ढंग। देखो अभी मैंने ये वाला जो बताया ना, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, स्क्यू मतलब विषमतल स्क्यू रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ये है। अभी हम इसके कार्टेशियन फॉर्म की भी बात करेंगे, कार्तेय जो रूप होगा इसका वो, अभी ये कौन सा वेक्टर रूप है, वेक्टर में ही तो है ये, उस वाले को भी देखेंगे हम, उस वाले को जब देखेंगे मैं कुछ आपको समझाऊंगा, उसके बाद समझेंगे उसको, ठीक है। पहले एक टॉपिक और रहेगा, उसको और समझा दूँ मैं। अच्छा ये दोनों रेखाएं अगर समांतर होंगी तो फिर क्या होगा, रेखाएं अब हमने कर दी समांतर, तो दोनों रेखाएं यूं हैं, अब इनके बीच की दूरी न्यूनतम का तो कोई मतलब ही नहीं, हर जगह बराबर ही होगी, तो उस दूरी के बारे में बात करते हैं हम, क्या आएगी, ये दो रेखाएं होंगी समांतर हो गई। कोई बताएगा इनमें क्या चेंज कर दूं मैं अगर रेखाएं समांतर है तो, इनके बीच की न्यूनतम दूरी होगी P1 P2, क्या B1 B2 बराबर होंगे, बिल्कुल सही बात है, B1 B2 हटा दो, B कर दो, ठीक है, दोनों की दिशा सेम है ना, अब रेखा होगी तो B1 B2 बराबर होंगे, दोनों की जगह मैंने क्या कर दिया, B कर दिया। पुराने वाले क्वेश्चन पे अगर हम आ जाएं, अभी हमने जो फॉर्म निकाला था वो क्या निकाला था, A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, B1 क्रॉस B2, ये जो वेक्टर आया था इसका यूनिट वेक्टर लेना था, इसका क्या लेना था, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब B1 क्रॉस B2 तो है नहीं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह पर, B आ जाएगा, समझ रहे हो आप, कितना हो जाएगा ये, क्लियर है ये बात आपको, ठीक है ना। मतलब A2 माइनस A1, जैसे ये हो गया A2, यहाँ पर A2 है, यहाँ A1 है, ये A1 ये A2, इसका प्रक्षेप निकालना है किस में, P1 P2 की डायरेक्शन में, तो सीधा सीधा हो गया, सीधे सीधे परपेंडिकुलर पड़ रहा है उस पर, प्रक्षेप यही तो होता है, जिसकी दिशा में प्रक्षेप निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। लेकिन ये तो B वेक्टर हो जाएगा, एक सेकेंड, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इनकी दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, A2 माइनस A1 क्रॉस प्रोडक्ट B का कैप। अभी आया कैसे ये देखेंगे हम, ये क्या है, P1 P2 आ जाएगा हमारे पास,
अब इसका तरीका पहले वाले जितने भी थे बहुत इजीली मैंने समझा दिए, बहुत ही पीछे वाला भी क्या था प्रक्षेप से, मतलब बहुत पूरा कंसेप्ट नहीं समझाया था लेकिन मैं समझा दिया था। यहाँ पर आपको पूरा ही समझना पड़ेगा तभी समझ में आ पाएगा, पूरा डेरिवेशन की एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अब तक जितने भी डेरिवेशन कराए मैंने पूरे नहीं कराए हैं आपको, बस केवल शॉर्ट में समझा दिए सारे, बट आपके दिमाग में चले गए पूरे के हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे a2 - a1 लिया है और ये p1 p2 है, मैं इसको थोड़ा इधर सरका सकता हूँ, इसको यहाँ कर सकता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई वंबाई सब वही रहेगी। एक काम कर रहा हूँ, इसको उठा के मैंने रख दिया कहाँ पर, यहाँ। ठीक है, मैंने मान लिया ये वाला कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, ये कोण थीटा मान लिया मैंने, ये वाला बिंदु a1 हो गया, ये वाला बिंदु p2 मान लो, चाहे इसको a2 मान लो, दोनों में से कोई भी मान लो। अब पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें a1 a2 हो गया, और जैसे यहाँ से मैंने जो माने थे परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग वो p1 p2 मान लिए थे। मुझे चाहिए क्या, p1 p2 चाहिए। ठीक है, p1 p2 कैसे निकलेगा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, b डायरेक्शन है ये डायरेक्शन कौन सी है, b, सही बात है ये। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, a2 - a1। ठीक है, तो डेरिवेशन, तो मुझे आप ये बताओ, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं b का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ किसके साथ, a1 a2 के साथ। a1 a2 को डायरेक्ट लिख दूँ a2 - a1, वैसे तो a1 a2 यहाँ पर ये लिखता मैं a1 a2 वेक्टर, लेकिन इसलिए इतनी आवश्यकता नहीं, हमें पता है कि a1 a2 वेक्टर क्या होगा, a2 - a1 वेक्टर होगा। ठीक है, b वेक्टर, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं इस वाले वेक्टर के साथ, कोई समस्या नहीं होगी। तो क्या आएगा, ये b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a2 - a1 का मैग्नीट्यूड और इनटू साइन थीटा और n कैप। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखना आप, मुझे चाहिए एक्चुअली, मुझे चाहिए p1 p2। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप, a2 - a1 का मैग्नीट्यूड, ये वाली पूरी लाइन है, a2 - a1 का मैग्नीट्यूड क्या, ये वाली लाइन ही तो है। ठीक है, इसको मैं कुछ नाम दे दूं यहाँ पर, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ a1 p2, वेक्टर नहीं है ये ध्यान देना, a2 भी ले सकता हूँ, या वेक्टर नहीं लगा रहा मैं, कोई रेखा है, रेखा की जो दूरी वाली रेखा, इनटू साइन थीटा इनटू n कैप। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, a1 a2 जो लाइन है उसका मैं साइन थीटा के साथ गुणा कर दूं तो कौन सी रेखा आ जाएगी, क्या p1 p2 आ जाएगी। कैसे, तो थीटा के सामने लंब होता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, p1 p2 बटे कर्ण, कर्ण क्या है a1 p2, तो a1 p2 p1 p2 क्या होगा, इसको मैं इधर ले आऊँ, a1 p2 साइन थीटा बराबर क्या होगा, p1 p2। सही बात है, ये बात समझ में आई आपको। तो मैं इसकी जगह p1 p2 रख सकता हूँ, b वेक्टर p1 p2 n कैप, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। मुझे p1 p2 चाहिए ना, b को मैं नीचे ले आऊँगा, a2 - a1 वेक्टर, b मैं नीचे लाया, v1 का मैग्नीट्यूड, इधर क्या रहेगा, p1 p2 रह गया बस, और एक चीज़ और रह गई n कैप। ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब मुझे क्या p1 p2 चाहिए, अच्छा ये क्या बन जाएगा, v कैप बन जाएगा ये। ठीक है, और ये अगर मुझे n वेक्टर हटाना है तो मैं दोनों तरफ का क्या ले लूँ, मैग्नीट्यूड ले लूँ, क्योंकि मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश हट जाता है मैग्नीट्यूड लेने से, तो मैग्नीट्यूड लूँगा तो मैं इधर ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा, v1 का कैप डॉट a2 माइनस क्रॉस प्रोडक्ट a2 माइनस a1 वेक्टर, और इसका भी क्या मैग्नीट्यूड, ये तो बन गया था b कैप लिख दिया, ये तो एज इट इज लिखा है, उसका मैग्नीट्यूड की वजह से तो मैग्नीट्यूड लग रहे हैं दो डंडे, और इधर क्या रह गया, इधर केवल p1 p2 रह गया। तो कोई रेखा है उसका मात्रक सदिश के साथ अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ, मान लो कोई एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या हो सकता है, i, छोड़ो समझ गए ना आप, इसका मैं मैग्नीट्यूड लूँगा तो यूनिट वेक्टर हट जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेने में p1 p2 रहेगा, यही हो गया डेरिवेशन हमारा। क्या बोलो, अच्छा लगा लो ना, क्यों पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा,
मैग्नीट्यूड होता है, लगाया नहीं था यहाँ पर, समझे नहीं समझे आप? ये फॉर्मूला है पूरा किसका? तो इसको आप नोट करोगे, कर लो फटाफट। ये है पूरा, इधर है यूं करके यूं, वो तो समझाने के लिए, फिर ऊपर ये वाला है लास्ट।